हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले अभी बेसिक से चालू किया था, जहाँ पे हम लोग बेसिक और फाइनल अकाउंट सीख रहे थे। उसके मैंने कुछ शीट्स बना के रखे थे कि हम लोग के अकाउंटिंग इफेक्ट जो कि फाइनल अकाउंट के हैं वो कैसे बनते हैं। प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो। फाइनल अकाउंट जैसे मैंने आपको बोला बहुत ही इजी रहता है, बस काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती। तो जब भी आप फाइनल अकाउंट करोगे तो आपको एक चीज़ याद रखना कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप उसके अंदर इतना बेस्ट दे दोगे कि आपको ये चीज़ बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सम अपलोड कर दिया था क्लास 11 का, जो कि बेसिक टू बेसिक था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये भी हम लोग का बेसिक सम ही है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पे 3 अकाउंट जो हम लोग के रिक्वायर्ड है मैंने यहाँ पे बना दिए। एक हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और तीसरा बैलेंस शीट है। जैसे जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, लिख के रख ही देनी है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रख दी है। जैसे यहाँ पे लायबिलिटी में मैंने लिखा है कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट और लेस हमारा है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस। जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। और असेट साइड में मैंने दिया है करंट असेट, जिसमें हम लोग का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था आपको रट्टा मारना है, वो है हम लोग का डेप्टर, बीडी, बीडीआर और डीआरडी। ये सारी चीज़ें जो है वो माइनस में रख देनी है। ठीक है, एक और फॉर्मूला जो मैंने पीएनएल के लिए बोला था वो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, वो था हम लोग का बीडी ओल्ड प्लस बीडी न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। ठीक है, ये हम लोग को फॉर्मूला क्या करना है तो याद कर लेना है। और इसके अलावा हम लोग का डिस्काउंट का भी फॉर्मूला रहता है, जो कि हम लोग का रहता है डिस्काउंट अलाउ प्लस डीआरडी न्यू माइनस डीआरडी ओल्ड। तो दोस्तों, जब भी आप बैलेंस शीट करते हो या फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो तो आपको ये चीज़ें जो है वो पुटअप कर ही देनी है। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ निरमी एज ऑन 31 मार्च 2015। हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया है, हमेशा हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे। हर एडजस्टमेंट की ड्यूअल एंट्री रहती ही रहती है, तो आपको वो याद रखनी है। सबसे पहला हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जिसका वैल्यू था 50,000। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ पे डालते हैं तो दो जगह पे डालते हैं। एक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो बाय क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, इधर डाल दिया हमने 50,000। और दूसरा हमारा जो है करंट असेट्स में आता है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ओके, ये दो डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है फायर ऑकर्ड इन द बिजनेस ऑन 31 Jan 2015 ड्यू टू विच गुड्स ऑफ ₹8,000 वे destroyed एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 70%। ठीक है, एक आग लग गई है, 8,000 का गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा। तो सबसे पहले उसका इफेक्ट जो है वो परचेस में जाता है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे परचेस। ठीक है, और लेस में हम लोग कर देंगे लॉस ड्यू टू फायर। कितने का नुकसान हुआ हम लोग को 8,000 का, तो 8,000 जो है वो माइनस में रख देंगे, यानी ब्रैकेट करके रख देंगे। यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस छोड़ी क्योंकि अगर एडजस्टमेंट आ गया तो हम लोग को यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे बीच में स्पेस छोड़ दिए। लेकिन ये अमाउंट जो है परचेस में से ही माइनस होगा। अब इसका इन्होंने बोला है कि 8,000 का 70% जो है वो क्लेम मिल रहा है, तो 8,000 का 70% अगर हम कर देते तो 5,600 जो है वो हम लोग को क्या मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम। तो वो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम हमारा जाता है असेट्स में, तो वहाँ पे हम कर देंगे इंश्योरेंस क्लेम 5,600। और जो नुकसान आया मतलब बाकी का जो पैसा बचा 8,000 में से 5,600 माइनस किया तो 2,400 जो है वो हम लोग का लॉस ड्यू टू फायर होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा तो पीएनएल के डेबिट, क्योंकि नुकसान हम लोग डेबिट में ही रखते हैं। तो लॉस ड्यू टू फायर कर देंगे 2,400। ठीक है, इस तरीके से इसकी 3 एंट्री आएगी। पहले मैंने कहाँ पे की तो परचेस में से माइनस किया, दूसरा हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम मिला, इसके लिए असेट साइड में डाला, तीसरा उसमें से जो वैल्यू बचती है वो नुकसान हो जाती है, इसकी वजह से पीएनएल में डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हमारा सॉल्व हो गया। फिर आगे बोला है आउट ऑफ डेप्टर 6,000 आर नॉट रिकवरेबल सो दे आर रिटर्न ऑफ, बेड डेप रिजर्व 5% एंड डिस्काउंट रिजर्व जो है वो 2% है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का डेप्टर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डेप्टर कितना हम लोग को दिया हुआ है 81,000, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 81,000
उसमें से 6000 जो है रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, बैड डेट। तो ये हम लोग बैड डेट माइनस कर देंगे। फिर हम लोग को बैड डेट रिजर्व बोला है 5%। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बैड डेट रिजर्व निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और उसके ऊपर हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। 81,000 में से 6000 पहले तो माइनस किया, बचा 75,000, उसका 5% हमारा बैड डेट रिजर्व हो जाएगा, यानी 3750। ठीक है, ये हम लोग का बैड डेट रिजर्व हो गया। सेम चीज़ हम लोग को DRD भी निकालना है। वापस हम करेंगे 81,000, उसमें से 6000 और 3750 जो कि बैड डेट रिजर्व था, दोनों माइनस किया। अब जो बैलेंस बचा उसके ऊपर हमको कितना परसेंट करना है, 2%। तो वो 2% कर दिया तो आया 1425। ठीक है, अब ये टोटल माइनस करके बाहर कर देंगे। 81,000 माइनस 6000 माइनस 3750 1425। तो बाहर में हम लोग का आया 69825। ओके, ये डाल दिया। अब ये बैड डेट जो है वो हम लोग का न्यू वाला है, एडजस्टमेंट में दिया, डेफिनेटली न्यू वाला रहता है। तो न्यू वाले में हम लोग कर देंगे बैड डेट न्यू 6000, बैड डेट रिजर्व न्यू हम लोग का आया 3750 और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर न्यू वाला हमारा आया 1425। बाकी के अमाउंट हम लोग को ट्रायल में से जब मिलेंगे हम पुटअप कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद दिया है क्रेडिट परचेज ऑफ 6000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ 1000 वेर नॉट रिकॉर्डेड, यानी अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज और अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। कितना हम लोग का बैलेंस था, 6000, तो यहाँ पे हमने 6000 डाल दिया। ठीक है, और परचेज रिटर्न जो है वो माइनस होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। अब चाहो तो पूरा पूरा लिख सकते हो, यहाँ पे मेरी स्पेस कम है इसकी वजह से मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का 1000 जो है वो माइनस में आ गया। अब ये इफेक्ट तो इसका परचेज पे हो गया, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो इसका जब भी परचेज में कुछ भी चेंजेस आता है, परचेज अनरिकॉर्डेड रहेगा कि परचेज रिटर्न अनरिकॉर्डेड रहेगा, दोनों चीज़ का इफेक्ट जो है वो क्रेडिटर पे जाता है, ये आपको याद करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर लिख देंगे लायबिलिटी साइड में, वहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न माइनस में था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, जिसका वैल्यू माइनस में 1000। ठीक है, क्रेडिटर का बैलेंस तो हमको जब मिलेगा हम पुटअप कर देंगे। फिर उसके बाद बोला है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स असेट्स। जितने हमारे फिक्स असेट्स है सबके ऊपर हम लोग को डेप्रिसिएशन कितना डालना है, 10%। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फिक्स असेट्स का एक हेड दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करना है। सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका वैल्यू था 1,80,000। ठीक है, इसका 10% डेप्रिसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो ये माइनस करके हम बाहर वैल्यू कर देंगे, यानी 1,80,000 में से 18,000 माइनस कर दिया तो 1,62,000 हमारा बैलेंस बचा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिक्स असेट था मशीनरी। तो मशीनरी के इसमें हम लोग डाल देंगे 1,26,000 जो इसका वैल्यू है। अब उसमें से डेप्रिसिएशन 10% बोला, यानी 12,600 हो गया। ठीक है, माइनस कर देंगे 12,600 माइनस 12,600 तो बाहर आ गया 11,34,00। ओके, लास्ट हम लोग का बचा है फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू जो है वो दिया है हम लोग को 22,500। ओके, डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी 2250, इसका भी 10% ही था। 22,500 माइनस 2250 कर दिया तो बाहर आ गया 20,250। ठीक है, अब ये तीनों का एक इफेक्ट तो हम लोगों ने बैलेंस शीट में डाल दिया, जो मैंने बोला था डेफिनेटली आता ही आता है। अब सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो P&L के डेप्रिसिएशन में, मतलब डेबिट साइड में। तो यहाँ पे कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ठीक है, ये हेड दे देंगे। इसमें हम लोग का फिक्स एसेट्स पे लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था कितना, 18,000। दोस्तों ये याद रखना, डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखनी है, बाहर वाली वैल्यू आपको नहीं लिखनी। ठीक है, तो इसकी वजह से वही वैल्यू लिखना। लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 डाल दिया। फिर उसके बाद मशीनरी का वैल्यू हमारा आया 12,600। फिर उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू जो है वो हमारा आया 2250। ओके, इनको प्लस कर देंगे 18,000, 12,600 और 2250 तो आया 32,850। ये हम लोग का टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। फिर आगे क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 3,200 फॉर द
नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है कि एडवांस में पे किया यानी प्रीपेड है, तो वो हम लोग कहाँ करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पहले तो एक्सपांस है, तो एक्सपांस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस प्रीपेड, कितना हो जाएगा 3200। अब इसका प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये मैंने लिखा था यहाँ पे कि प्रीपेड हमारा सेकंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस और बैलेंस कर देंगे 3200, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है 50% ऑफ कमीशन इज रिसीव। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, कमीशन जो है वो हम लोग को कितना दिया था, 6000 दिया था, उसमें से 50% रिसीव है और बाकी का 50% अभी भी पेड करना क्या है, बाकी है ना। तो इसकी वजह से पहले तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रेडिट साइड में P&L के, क्योंकि वो इनकम साइड दिया हुआ है, कमीशन डाल दिया 6000, ठीक है। अब ये अमाउंट जो है वो 50% की है, तो इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लोग कर से 50% पे अगर 6000 है तो 50% यानी 100% होता है, तो 100 में से 50% बचता है, ठीक है। दूसरे 50% के ऊपर कितना, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 6000, यानी 6000 जो है वो रिसीवेबल है और बाकी का 6000 जो है वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कमीशन लिखे हैं, यहाँ पे प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 6000 और टोटल हम लोग का 12000 बाहर आ गया, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट दोस्तों कहाँ पे जाता है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्सपांस नहीं, एक्सपांस होता है तो हम लायबिलिटी साइड डालते हैं, लेकिन ये इनकम है, इसकी वजह से हम लोग को कहाँ डालना है, तो असेट साइड आउटस्टैंडिंग कमीशन कर देंगे हम लोग यहाँ पे 6000, ओके, ये डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग का जो एडजस्टमेंट था वो सारा सॉल्व हो गया है। अब हमको क्या करना है, तो ट्रायल पे जाना है। ट्रायल पे सबसे पहले हम लोग को दिया था कैपिटल जिसका वैल्यू था 2,70,000, तो ओपनिंग बैलेंस में हम डाल देंगे 2,70,000। फिर उसके बाद ड्राइंग जिसका वैल्यू था 16,200, तो माइनस में हम लोग रख देंगे 16,200। लैंड एंड बिल्डिंग हमने पॉइंट सॉल्व कर दिया है, मशीनरी का भी हो गया, फर्नीचर का भी हो गया। अब यहाँ पे आया लीज, तो दोस्तों लीज एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि लीज जो है वो हिडन एडजस्टमेंट रहता है, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लीज, लीज का वैल्यू जो है वो हम लोग को कितना दे दिया, 45,000। आप पूरा लिख सकते हो, लीज होल्ड बिल्डिंग स्पेस कम है इसकी वजह से मैंने लीज ही लिखा है। ब्रैकेट में उन्होंने दिया है लीज फॉर द 5 ईयर, तो हमको क्या करना है, तो सिंपल सी चीज़ 45,000 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 9,000, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ। दोस्तों जैसे बाकी डेप्रिसिएशन रहता है वैसे लीज का जो वैल्यू है वो रिटर्न ऑफ होता है, तो इसका इफेक्ट भी लेकिन डेप्रिसिएशन की जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करके वैल्यू है 36,000 और इसकी सेकंड एंट्री जो है वो P&L में जाती है, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न ऑफ लीज 9,000। ये हम लोग ने हिडन एडजस्टमेंट जो था वो सॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद हम लोग को दिया है सेल्स जिसका वैल्यू था 4,50,000, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स, अंदर में लिख के रखते हैं क्योंकि अगर रिटर्न आए तो हमको माइनस करना पड़ेगा, 4,50,000 डाला। फिर दिया है परचेज रिटर्न 10,800, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे परचेज रिटर्न 10,800, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है डेटर्स जो कि वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी डाल दी है। फिर आया 12% बैंक लोन, अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे 12% लोन और वैल्यू जो है वो हम लोग को कितनी दे दी है 27,000, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 27,000। अब दोस्तों यहाँ पे एक वहाँ पे जैसे ऊपर लीज का एडजस्टमेंट था वैसे ही इसमें भी एक हिडन एडजस्टमेंट है और इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोन का वैल्यू जो है वो कितना दे दिया 27,000, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है, तो बाहर में हम लोग को 12% बोला है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 12% हम लोग का इंटरेस्ट परसेंटेज हो गया। लेकिन इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पूरे साल का होगा, हमको साल का इंटरेस्ट तो नहीं पे करना, क्यों, क्योंकि लोन तो 110 को लिया था है ना। तो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, 110 से लेके 31 मार्च तक जितना मंथ होगा उतना इंटरेस्ट आएगा, तो इसका 6 मंथ होता है, काउंट करके आप देख सकते हो। तो 6 डिवाइड बाई 12 कर देंगे
और 27,000 इसका 12% पहले तो किया, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना हो जाएगा 1620। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोग इसको पुटअप कर देंगे, 27,000 ऑलरेडी लोन की वैल्यू लिख दी है, प्लस यहाँ पे कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जिसका वैल्यू आया 1620, दोनों को प्लस कर देंगे और बाहर में आ जाएगा 28620। ठीक है, अब इसकी भी सेकंड इफेक्ट आती है, वो कहाँ पे जाती है पीएनएल में, तो पीएनएल में हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी जिसका वैल्यू था 1620। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ है परचेस, परचेस का वैल्यू कितना है 1,80,000, तो परचेस हम लोग कर देंगे 1,80,000। फिर आया हम लोग का सेल्स रिटर्न, आया ना, तो सेल्स रिटर्न हम लोग कहाँ पे डालते, सेल्स में से माइनस कर देते, वैल्यू कितना था 9,000, तो माइनस 9,000, इसको बाहर निकाल भी देते, 4,50,000 में से 9,000 माइनस हो गया तो बाहर आ जाएगा 441,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का आया फ्राइट। अब फ्राइट का वैल्यू हम लोग को कितना दिया 13,500, फ्राइट हम लोग का जो है ट्रेडिंग एक्सपेंस में जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 फ्राइट 13,500। फिर आया सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस हम लोग का पीएनएल में जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे सन्ड्री एक्सपेंस जिसका वैल्यू था हमारा 3,150। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आया इंश्योरेंस प्रीमियम। तो दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो रखा हुआ था, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने प्रीपेड कर रखा था, है ना, तो वहाँ पे हम वैल्यू कर देंगे 14,200 और माइनस करके बाहर भी कर देंगे, 14,200 में से 3,200 माइनस किया तो 11,000 हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। फिर आया बैड डेप। अब बैड डेप ये जो बैलेंस दिया है वो क्या है, ओल्ड वाला बैलेंस है, तो बैड डेप ओल्ड डाल देंगे 12080। फिर उसके बाद बैड डेप रिजर्व दे दिया जिसका वैल्यू था 12,600, तो ओल्ड में डाल दिया 12,600। अब ये भी कैलकुलेट करके बाहर कर देंगे 12080 6,3750 माइनस 12,600, तो बाहर आ गया 9230। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग को दिया है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर, वो हम लोग को कितना बोला 450। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है माइनस में 450। ओके, फिर कमीशन रिसीव जिसका पॉइंट हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। गुड्स स्टॉक जो कि ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का कहाँ पे जाता है ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 9,900। ओके, फिर उसके बाद आया सैलरी। अब सैलरी हम लोग का क्या है, तो एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सैलरी। ये अब हमको नहीं मिल रहा, हम पे कर रहे किसकी वजह से, इसके लिए इसको एक्सपेंस माना जाता है। फिर उसके बाद वेजेस है, वेजेस हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो वेजेस हम लोग कर देंगे 6,600। देन आया क्रेडिटर, क्रेडिटेड दिया हुआ है 28,200, तो 28,200, अब इसको भी हम बाहर कर देंगे 28,200 प्लस 6,000 माइनस 1,000, तो ये बाहर आ गया 33,200। देन उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है डेट स्टॉक। अब डेट स्टॉक हम लोग को डेबिट में बोला है, डेबिट का मतलब होता है असेट साइड, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डेट स्टॉक जिसका बैलेंस था 4,500। ओके, फिर उसके बाद आया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी रहती है, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे बैंक ओडी जिसका बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है 18,900। ओके, फिर उसके बाद कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हम लोग का कहाँ रहता है असेट्स में, तो यहाँ पे मेरे पास अभी जहाँ स्पेस है मैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ, अब जैसे फॉर्मेट है वैसे भी लिख सकते। कैश बैलेंस हम लोग का दिया हुआ है 36,720। देन उसके बाद हम लोग का दिया है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। तो दोस्तों एक और चीज़ इसमें जब सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर कैरेज इनवर्ड होगा तो वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं और कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है तो उसको हम लोग ट्रेडिंग में डालेंगे जिसका बैलेंस था हमारा 6,000, और फिर उसके बाद हमारा कैरेज आउटवर्ड है तो वो पीएनएल एक्सपेंस में जाएगा, तो कैरेज आउटवर्ड हम लोग कर देंगे 7,500। ओके, फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। अगर डेबिट बैलेंस है तो रिसीवेबल है, क्रेडिट बैलेंस है तो पेएबल है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बिल्स रिसीवेबल
जिसका बैलेंस कितना था 12,000, तो वो 12,000 डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद पेएबल कहाँ पे आता है, तो लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल डाल देंगे, कितना 7,000। देन उसके बाद डिस्काउंट अलाउ है और डिस्काउंट रिसीव है। डिस्काउंट अलाउ यानी डेबिट वाला बैलेंस, तो वो डेबिट वाला बैलेंस हम यहाँ पे कर देंगे, इसको टोटल करके बाहर कर देंगे। 51,100, 5,100, 1,425 और 450, तो ये आया 6,075। और डिस्काउंट रिसीव जो है वो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट रिसीव हम लोग का कितना दिया था, 2,000। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रायल भी जो है वो हम लोग ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, तो हमको टोटल करना है। मैं काम करती हूँ, ट्रेडिंग और पीएनएल का टोटल कर देती हूँ। अब हम लोग बैलेंस शीट पे मिलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टोटल कर दिया है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 2,888,000। देन नेट प्रॉफिट का भी मैंने टोटल कर दिया, यानी पीएनएल का भी टोटल कर दिया। तो वहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो है 1,77,975, ठीक है। और वो नेट प्रॉफिट को मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, उसका टोटल कर दिया, तो आया 431,775। ड्राइंग उसमें से मैंने माइनस किया। अब हम लोग को बैलेंस शीट टैली करना है, तो हम चेक कर देते हैं। 431,775 प्लस 28,620, 33,200, 189,000 और 7,000। तो हमारा पीएनएल का बैलेंस शीट का टोटल जो है वो आया 51,9,495, ठीक है। ये हम लोग का लायबिलिटी साइड का टोटल है। और वैसे ही हमारा असेट साइड का भी होना चाहिए। तो 16,2,000, 11,3,400, 20,250, 36,000, 4,500, 69,825, 36,720, 50,000, 5,600, 3,200, 6,000 एंड 12,000। तो ये हम लोग का टोटल मैच कर गया 519,495, 519,495। तो दोस्तों इस तरीके से बैलेंस शीट जो है वो हमारी मैच हो गई है। कभी कभार ऐसा रहता है कि स्टूडेंट्स को डाउट जाता है अगर ये फिगर राउंड ऑफ में नहीं आया तो, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता, आप गलत नहीं होते। जैसे आपको सोल्यूशन आ रहा है आप उस तरीके से सोल्यूशन करते जाइएगा, तो आपका आंसर जो है वो टैली हो जाएगा। होपफुली दोस्तों आपको पूरा वीडियो जो है अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।